नमस्कार दोस्तों। जो हमारी क्लास रहेगी ये रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किसके ऊपर, संविधान के भाग के ऊपर, यानी कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुल कितने भाग हैं, क्लियर। संविधान के कुल कितने भाग, उससे पहले आपको समझना क्या होगा कि जो हमारा संविधान था वो संविधान किस तरह से लिखा गया, संविधान है क्या। तो आप जानते हैं कि संविधान एक किताब है हमारी, जिसमें क्या लिखा हुआ आपका 395 अनुच्छेद। मैं बात कर रहा हूँ मूल संविधान की। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद हैं, भाग कितने हैं, 22 भाग थे, और अनुसूची कितनी थी, 8 थी। लेकिन आज वर्तमान समय में जो ये हमारा अनुच्छेद है हमारे संविधान में, वो कितने हो चुके हैं, अब 395 से कितने हो चुके हैं, 395 की बजाय अब हो चुके हैं 470 से प्लस। उसके बाद पहले 22 भाग थे, अब कितने भाग हैं, अब वर्तमान में 25 भाग हैं। और पहले अनुसूची 8 थी केवल, अब कितने अनुसूची हैं, 12 हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्लियर। क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भारत के मौलिक संविधान में कुल कितने भाग थे। मौलिक संविधान, जब भी क्वेश्चन पूछेगा मौलिक संविधान के बारे में, तो आपको आंसर देना है कि भाग देने हैं आपको 22। जब पूछे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, आपको आंसर देना है 25, ठीक है। तो वर्तमान में भागों की संख्या कितनी होगी, अब 25 होगी, क्लियर। अब भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, देखो सिंपल समझ लेते हैं। आपका मान लीजिए किताब है आपकी, उस किताब को 22 भागों में डिवाइड कर रखा है, समझ गए। आप जैसे पेज आप कोई किताब लेते हो, किताब खोल के अपना पेज खोलते हो, उसमें तो बिल्कुल क्या मिलता है, सूची लिख के मिलती है कि क्लियर कि पहला चैप्टर या पहला अध्याय पेज नंबर इससे लेकर के इस तक, राइट। ऐसा होता है कि नहीं होता, सेम ऐसा ही है जो हमारा संविधान है। संविधान को कुल 22 चैप्टरों में बांट रखा है, समझ गए। अभी टोटल 25 हो चुके हैं, और उसके अंदर उन अध्याय के अंदर जो आपके पैराग्राफ लिखे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोल देते हैं, क्लियर हुआ इतना। तो भाग क्या होता है, ये क्या होता है। अब बात करते हैं अनुसूची क्या होती है। अनुसूची आपको मैं बताऊंगा इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपका कि अनुसूची क्या होती है, कैसे कैसे होती है। फिलहाल हमें फोकस कहाँ पर रखना है, फोकस रखना है आपका कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं और उन भाग में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन एकदम ऐसे पूछता है कि मान लीजिए पूछता है कि संविधान भारत के संविधान भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन कर रखा है, कि संविधान के भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन कर रखा है। या फिर पूछ लेगा आपका कि भारत के संविधान भाग 1 का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद को बोलते हैं हम लोग आर्टिकल, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में यहाँ से कि कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन है, और इस भाग का वर्णन कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया हुआ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखो यहाँ पर मैंने लिखे आपके संविधान के भाग संख्या कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 वगैरह, और इधर में मैंने लिखा हुआ है कि उसमें किस किस चीज़ का वर्णन कर रखा है। ये मैंने बहुत शॉर्ट लिख रखा है, डिटेल में आपको मैं बताऊंगा अभी के अभी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अनुच्छेद, जो रेड पेन से आपको लिखा मिलेगा अनुच्छेद, यानी कि इस भाग कैसे आपको देखो, भाग 1 का वर्णन, भाग 1 में क्या है, संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन कर रखा है। अब इस भाग 1 का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक रहेगा, समझ गए ना। तो ये ऐसे ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। यहाँ पर आपको फोकस क्या रखना है, आपको फोकस रखना है सबसे पहले कि कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा इसी से बनता है कि किस भाग में किस चीज़ का वर्णन रहेगा। अनुच्छेद से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं यहाँ से कि कौन से भाग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो फोकस हमें रखना है आपका कि कौन से भाग में कौन से किस चीज़ का वर्णन कर रखा है। अब बात रही डिटेल की, तो देखो दोस्तों, हम इन सभी भागों को, जबकि 25 के 25 भाग रहेंगे, वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, वर्तमान में जो भाग हैं वो हैं हमारे 25, ठीक है। हम इन 25 के 25 भाग को डिटेल में पढ़ेंगे, फुल डिटेल में। लेकिन आज हमें फोकस कहाँ रखना है, बस केवल शॉर्ट पर फोकस रखना है कि पहले हम जान लेते हैं कि भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। बस इतना आपको जान लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं आपको इस क्लास में आपका फुल डिटेल तो दूंगा, साथ में आपको मैं टेक्निक भी दूंगा। मैं टेक्निक बोल रहा हूँ, नॉट ट्रिक्स, कि कैसे आप लोग याद रखोगे कि कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन रहेगा। एक टेक्निक है मेरे पास, उस टेक्निक को हम लोग सबसे लास्ट में रिवाइज करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें और पूरा थोड़ा ध्यान लगा के देखते रहें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो उससे पहले संविधान के भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन है, आपका संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन और अनुच्छेद। देखो मैं आपको पहले क्या बताऊँ, पहले मैं आपको बताऊंगा केवल भाग, अनुच्छेद को हम लोग बाद में पढ़ेंगे कौन से कौन से तक रहेगा। तो भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, मतलब क्या है इसका कि भारत है, एक देश है, और भारत देश जो बनता है किससे मिलकर बनता है, आपका 28 राज्य और आपके 8 यूटी से मिलकर बनता है। यानी कि भारत में क्या है, 28 राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन सभी का जो वर्णन कर रखा है कौन सा कर रखा है, आपका भाग 1 में कर रखा है।
इस भाग को नहीं, हम हर एक भाग को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम इन सभी भागों को फुल डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं फोकस कहाँ पर रखना है फिलहाल, कौन से भाग में किसी का वर्णन रहेगा, मोटा मोटी पढ़ना आपको बस। क्लियर? तो भाग 1 संघ में क्षेत्र का वर्णन, भाग 2 नागरिकता का वर्णन, ठीक है, भाग 2 नागरिकता का वर्णन, ठीक है। यानी कि आप देखते हो कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो हमारा संविधान लिखते समय, हमारा संविधान लिखा कब गया था, 1946 में लिखना शुरुआत हुआ था, और आपका 26 जनवरी 1950 को इसको लिखना फाइनल हो चुका था हमारा। तो आप जानते हो कि उस समय क्या था, हमारे भारत जो गुलाम था, किससे गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। और उस समय क्या हुआ था, हमारे भारत का बंटवारा हुआ था, किस रूप में, उसमें बंटवारा होता हमारा पाकिस्तान के रूप में। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय जरूरत ये थी ना कि कौन सा देश, कौन सा नागरिक किस देश का नागरिक रहेगा, वो भारत का रहेगा या उसका रहेगा। तो ऐसे नागरिकता किसको मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी, उन सब कानून कौन सा मिलेगा, भाग 2। उसके बाद बात करते हैं हम लोग भाग 3। भाग 3 में क्या रहेगा आपका, मौलिक अधिकार, कि अगर कोई देश है, देश में रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के अधिकार भी तो कुछ ना कुछ होंगे, कि अगर वो इस देश में रह रहा है, भारत में रह रहा है, तो भारत में रहने के बाद में उसको क्या क्या फैसिलिटी भारत सरकार देगी, समझ गए ना, कौन कौन सी पावर उसको मिलेंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से भाग में रहेगा, तो भाग कौन सा में रहेगा, भाग 3 में रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आपका, कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमने जो कॉपी किए हैं, वो किए हमने अमेरिका के संविधान से। कहाँ से किए हैं, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए हमने ये, अमेरिका से लिए, ठीक है। ये पॉइंट आपका थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका भाग 4, राज्य के नीति निषेध तत्व, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निषेध तत्व, कहीं आपको लिखा मिलेगा सिद्धांत, तत्व कहूँ सिद्धांत कहूँ, बात एक ही रहेगी, ठीक है। ये क्या होते हैं जी, भाग 4 में क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है डीपीएसपी, और इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो स्टेट है हमारे, जो हमारे 28 राज्य हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब 28 है हमारे जो स्टेट्स हैं, इस स्टेट्स अपने यहाँ पर रहने वाले नागरिकों के लिए, जैसे मान लो मैं यूपी का हूँ यार, तो यूपी की सरकार मेरे लिए क्या क्या काम करेगी, समझिए, हरियाणा सरकार हरियाणा वाले के लिए क्या काम करेगी, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश वाले को क्या काम करेगी, तो ऐसे ही मतलब ये सारी जो चीज़ें रहेंगी आपका, वो भाग 4 में आती है, ओके। भाग 4 कै, भाग 4 कै में क्या रहेगा आपका, मौलिक कर्तव्य रहेंगे, मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य, अब देखो जहाँ भी आपका जुड़ जाए कै या ए, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कै की जगह ए भी लिख सकता हूँ, और ए की जगह यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखा मिल जाए बात एक ही रहेगा, कै लिखूँ, ए लिखूँ या फर्स्ट लिखूँ, बात एक ही रहेगी। क्यों, क्योंकि एग्जाम में काफी बार क्या मिलता है आपको, उसके संविधान का भाग 4A, राइट। अब 4A कहते हैं, आप समझ जाओगे यार जी मैंने तो क्या पढ़ा था, अब यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, तो ये क्या है, तो क्या कहूँ, ए कहूँ या फर्स्ट कहूँ, बात एक ही रहेगी। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य से मतलब क्या होता है कि जो सरकार ने हमें पावर दे दी, राज्य ने हमें हमारी फैसिलिटी दे दी, अब हमारी तो कुछ ड्यूटी बनती नहीं बनती, देश के प्रति कुछ करने की, राज्य के प्रति कुछ करने की, वही तो जो एक नागरिक के कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति करने का, उन्हीं सभी का वर्णन किसमें कर रखा आपका, मौलिक कर्तव्य में किया हुआ है। क्लियर। अब देखो जब भी कोई चीज़ जुड़ जाए संविधान में, ये पहले नहीं थी कि कब जोड़ी गई, भाग 4 जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ही इसको जुड़वाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन रहेगा, आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ के चलना आपको आगे, ठीक है। उसके बाद भाग 5 में यही वर्णन रहेगा, भाग 5 में वर्णन रहेगा केंद्र या संघ का, केंद्र या संघ का, ठीक है। केंद्रीय संघ से मतलब क्या होता है आपका कि केंद्र सरकार जो भी काम करती है, देखो अब केंद्र का मतलब क्या होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, राइट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह जितने महत्वपूर्ण पद हैं सारे वो सब इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मतलब क्या है कि जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या करवाती है, जो भी काम अंडर में आते हैं उसके, उन सभी का अंदर भाग 5 में रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि क्या राष्ट्रपति होता है, क्या उपराष्ट्रपति होता है, क्या प्रधानमंत्री होता है, राइट, क्या मंत्रिपरिषद होती है आपकी, कैसे लोकसभा बनती है, कैसे राज्यसभा बनती है, वो सब चीज़ कौन से में रहेंगी, भाग 5 की ही रहेंगी, क्योंकि इसमें किसी का वर्णन कर रखा आपका केंद्र का, समझ गए ना। तो भाग 5 में रहेगा केंद्र का। भाग 6, अब देखो तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर क्या होती है, एक तो होती है हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार, एक क्या होती है, राज्य सरकार होती है। राज्य होता है कि नहीं होता, तो केंद्र के बाद किसका नंबर आएगा आपका 6, 6 के बाद राज्य, यानी कि जो राज्य हैं
कि भारत में राज्य बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या उसकी डेफिनेशन रहेगी, कैसे कैसे इसके एक राज्य बनने की नियम शर्तें होती हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें किस में बोल रखी हैं, भाग 6 में बोल रखी हैं। भाग 7 आपका वर्तमान में नहीं है, ये निरस्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। और ये निरस्त कब किया गया था, इसका 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगर आप CGL CPO वगैरह या SI UP SSC समझिए ना, अगर आप इनके एग्जाम देने के लिए बैठे तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इस भारत के संविधान भाग को कब निरस्त किया गया, तो 1956 में निरस्त किया गया। कौन से संशोधन द्वारा, तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अच्छा, इसमें था क्या, देखो 1953 हमारे यहाँ पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था आपका 1953 में, इसकी स्थापना हो चुकी थी। तो उससे पहले क्या था, हमारे राज्यों को इस तरह की कैटेगरी में बांट रखा था। बाद में फिर क्या हुआ, बाद में फिर आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुआ बहुत ज़्यादा कि तेलुगु भाषा वालों के लिए क्या होना चाहिए, अलग से एक राज्य बनना चाहिए। तो उसके बाद क्या किया गया था, राज्यों को बनाने की एक नया सिस्टम बनाया था आपका, समझ गए ना। उसके लिए एक आयोग बनाया गया था आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। तो जब वो राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया, राइट, और उसमें नए नए नियम वगैरह बना दिए गए, नए नियम शर्तें उसमें बना दी गई। तो जो शर्तें भाग 7 में लिखी हुई थी वो फिर निरस्त कर दी गई। क्यों, क्योंकि उसके बाद आपका जो आयोग में बात लिखी हुई थी वो सारी सारी लागू हो गई थी, यानी कि इसमें जो लिखी हुई बातें थी वो सारी निरस्त हो चुकी थी। क्लियर, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा जब हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे कि राज्य कैसे बनते क्या नहीं बनते, तसल्ली से। फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका वर्तमान में भाग 7 निरस्त है। कब हुआ निरस्त, 1956 में हुआ। कौन से संशोधन द्वारा, 7वें संशोधन के द्वारा। उसके बाद भाग 8 में किसी का बंधन रहेगा, केंद्र शासित प्रदेशों का बंधन या केंद्र शासित राज्यों का बंधन। केंद्र शासित प्रदेश बोले तो यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो हमने पढ़ा केंद्र हो गया, राज्य हो गया, राज्य के बाद क्या एक कैटेगरी और बचती है हमारे यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश। तो सिंपल सी क्या रहेगा आपका, केंद्र शासित प्रदेशों का बंधन या केंद्र शासित राज्यों का बंधन, ठीक है। कि कैसे हम लोग किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं, कैसे उसको हटा सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उस पर राज्य प्रशासन होता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद भाग 9 में क्या रहेगा आपका, पंचायती राज व्यवस्था का बंधन। जो हमारे यहाँ पे पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें वगैरह, वो कैसे कैसे काम करती हैं, उन सबका बंधन कौन से में रहेगा, भाग 9 में। भाग 9 के क्या में रहेगा, नगर पालिका का बंधन। और नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, नगर पालिका पहले से हमारे यहाँ पर नहीं थी, तो ये जब जोड़ी गई थी हमारे संविधान में, इनके लिए नियम बने थे प्रॉपर तरीके से। ये बने थे आपके 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। देखो दोस्तों, कहीं कहीं आपको भी लिखा 1992 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन के ऊपर। क्योंकि जो ये संविधान संशोधन था, इसकी शुरुआत जो पारित हुआ था आपका, ये 1992 में पारित हुआ था, लेकिन जब इसको पूर्णतः मान्यता मिली थी, ये मान्यता आपको मिली थी कब, 1993 में। तो शुरुआत इसकी इसमें होती है, लास्ट आपका अंत 1993 में होता है। तो नगर पालिका को, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आप कौन सा देना जी, 1993 में दिया गया। कौन से संशोधन के बाद, 74वें संविधान संशोधन के बाद में दिया गया। क्लियर इतना, याद सब मैं कराऊंगा, याद सब मैं आपको कराऊंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ते चले जाएं कि इसके अंदर डिटेल में है क्या। उसके बाद 9 है सहकारी समिति। सहकारी समिति कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर, अब सहकारी समिति से होती क्या है, आपने सुना कोऑपरेटिव सहकारी समिति, जिससे आप, जैसे आपका अगर आप देहात से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या आसपास गन्ना समिति देखते होंगे, या कोऑपरेटिव जैसा आपको गाँव वालों को खाद वगैरह मिलता है। तो ये सब चीज़ें उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हैं, ताकि एक आम आदमी, एक किसान आदमी भी आगे बढ़ सके, उसको सहयोग मिल सके। उसके लिए क्या बनाया गया, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो ये से आप देखो, ये बहुत खास है, इसको ध्यान रख लेना। ये मैं ऐसे नहीं लिखा, इसमें बहुत खास है चीज़ें आपका कि कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में यहाँ से, इसी तरह से पूछता है कि सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा प्राप्त होता है। क्लियर इतने, ओके भाई। चलिए भाग 10 में क्या रहेगा आपका, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का वर्णन, राइट। इसका मतलब क्या आपका कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित जाति के रहेंगे और कौन से क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के रहेंगे, और उन जनजाति को कौन कौन सी पावर, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी, वो सब चीज़ें का वर्णन कौन से में रहेगा, भाग 10 में रहेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति बोलते हैं हम लोग SC को, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति बोले तो शेड्यूल कास्ट, इसको बोलते हैं SC। और अनुसूचित जनजाति किसे बोलते हैं हम लोग, जनजाति किसे बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST। इसको तो बोलेंगे हम लोग ST, और इसको बोलेंगे हम लोग SC, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो कौन से में रहेगा, भाग 10 में रहेगा। भाग 11 में क्या रहेगा,
केंद्र व राज्य के बीच संबंधों का वर्णन, कि किस तरह से केंद्र सरकार अलग काम करती है, राज्य सरकार अलग काम करती है, लेकिन किस तरह से उनके बीच का कोऑर्डिनेशन होगा, उस कोऑर्डिनेशन किस किस तरीके से होंगे, ऐसे ही कौन सा भाग में बोल रखा है, भाग 11 में बोल रखा है। ओके, इतना चले आगे। चलिए अभी अगर आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हो गया, इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए भाग 12 में क्या बोल रखा है आपका, वित्त, संपत्ति, वाद एवं संविदा। अगर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है संपत्ति को लेकर, किसी चीज को लेकर के केंद्र राज्य के बीच में कोई भी वाद विवाद होता है तो कौन से भाग में आएगा, उसका भाग 12 में रहेगा। ठीक है जी। उसके भाग 13 में क्या रहेगा आपका, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। अगर कोई भी भारत के अंदर कोई भी व्यापार होता है, कोई भी बिजनेस अगर होता है तो वो बिजनेस किस आधार पर होगा, कितनी परसेंटेज रहेगी, क्या उसमें स्टेट का रोल रहेगा, कितने परसेंट स्टेट रहेगा, कितने परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, वो सब चीज़ कौन से में बोल रखी है, भाग 13 में बोल रखी है। आप इनके चक्कर में ना पड़ा सर जी ये क्या है, समझना कुछ नहीं आ रहा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा हर एक भाग के अंदर। फिलहाल आपको फोकस रखना है बस कि कौन से भाग में किस चीज़ का बंधन मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद भाग 14 में क्या बोल रखा है आपका जी, केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 आप देखते होंगे आपकी जो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वगैरह की जो जॉब्स निकलती हैं, समझ गए ना, वो सारे जॉब्स कौन निकलते हैं आपका, आईएएस की जो पोस्ट निकलती हैं वो कौन निकलता है आपका, केंद्र सरकार निकालती है, केंद्र सरकार के अंडर में होती है। यूपीएससी भी केंद्र सरकार अंडर में रहेगी आपकी, मतलब वही यूपीएससी आईएएस बात एक ही है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या आती है, हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ऐसे बिहार लोक सेवा आयोग वगैरह वगैरह, झारखंड लोक सेवा आयोग अलग अलग होते हैं आपके, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग अलग होता है। तो उन्हीं चीज़ों का जो वर्णन कर रखा है कि कैसे कैसे वो अपॉइंट नियुक्ति निकालेंगे, कैसे कैसे उनकी भर्ती करेंगी, उन्हीं सभी प्रक्रिया का वर्णन कौन सा में रहेगा, भाग 14 में रहेगा। ठीक है जी। संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग वगैरह वगैरह वो सारे कौन से में रहेगा, भाग 14 में रहेगा। अधिकरण मतलब क्या होता है आपका, भाग 14 का क्या में जोड़ा गया इसको, अधिकरण हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और कब जोड़ा गया इसको, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये अधिकरण क्या होता है जी, देखो अधिकरण क्या था, देखो किसने कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आपको मैंने बता रखा है पहले किसने इस टाइम हमारी 1976 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो ये इंदिरा गांधी द्वारा संशोधन करके जुड़वाया गया था। अब इसमें था क्या, इसमें देखो था, अधिकरण से मतलब होता है आपका कि एक वह पर्टिकुलर क्षेत्र, देखो इसकी डेफिनेशन बहुत अलग अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन आती है। लेकिन यहाँ पर क्या था आपका, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी न्यायिक व्यवस्था है या कोई भी अगर बड़े बड़े अधिकारी हमारे पोस्टेज होते थे तो उन सबसे संबंधित जो भी आपकी न्याय व्यवस्था थी वो सब इसी अधिकरण में सुनी जाती थी, समझ गए ना। जो बड़े बड़े आपके पोस्टेज होती थी उनसे संबंधित न्याय का काम कौन करता था आपका, यही अधिकरण करता था, समझ गए। उसके बाद भाग 15 में क्या रहेगा आपका, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, बात एक ही रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। तो भाग कौन से में रहेगा, भाग 15 में रहेगा। भाग 16 में क्या रहेगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन कौन से भाग में रहेगा, भाग 16 में। अब कुछ वर्ग कौन कौन से होते हैं, देखो जो आपके SC ST OBC वगैरह जो रहेंगे आपके, आपने सुना होगा आपने कुछ टाइम पहले क्या बोलते हैं उसको, एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं, जो एंग्लो इंडियंस होगी, SC ST होगी, OBC होगी, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर रखे हैं, राइट। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी लोकसभा होती है, राइट, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उन सभी में क्या होता है आपका, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं ताकि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला हमारी संसद में या विधानमंडल में, यानी कि विधानसभा वगैरह में क्या होना चाहिए, वहाँ पर प्रतिनिधि होने चाहिए। तो लोकसभा में आपको पता है कि SC की सीटें भी आरक्षित होती हैं, ST की सीटें भी आरक्षित होती हैं। और अभी तक तो क्या था, अभी तक तो आंग्ल भारतीय समुदाय की भी सीटें आरक्षित होती थी, लेकिन उनको अभी हाल ही में निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे ही बोल रखा आपका, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, समझ गए ना, मतलब लोकसभा वगैरह में सीटें आरक्षित कर देना। तो भाग 16 में रहेगा। राजभाषा में क्या रहेगा आपका, भाग 17 में रहेगा। और राजभाषा आपकी क्या रहेगी, राजभाषा आपकी, देखो राजभाषा आपकी क्या है, आपकी जो राजभाषा है, राजभाषा है आपकी जी हिंदी, ठीक है। और आपकी जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी, क्या है, देवनागरी। आपकी जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भारतीय कोई नहीं, ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है, केवल राजभाषा है।
राजभाषा क्या है? हिंदी। और जो भारत की जो लिपि है वो कैसी है आपकी? देवनागरी रहेगी। और आपको बता दूं मैं, जिन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे रखा है वो कितनी है? वो टोटल है आपकी 22 भाषाओं को राजभाषा को दर्जा मिला हुआ है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, समझ गए ना, उड़िया, उसके बाद आपका पंजाबी, उसके बाद गुजराती, उसके बाद मराठी, उसके बाद आपकी हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखूंगा इसके बारे में कि 22 भाषाएं कौन कौन सी रहेंगी। तो फिलहाल आपको फोकस रखना है कि भाग 17 में राजभाषा का वर्णन रहेगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि राजभाषा कौन सी है? हिंदी रहेगी। और लिपि कौन सी रहेगी आपकी? देवनागरी रहेगी। क्लियर? यहाँ पर आपको बता दूं मैं, अनुच्छेद जो 351 है आपका, 351 में बोल रखा है साफ साफ कि भारत सरकार अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए क्या काम करेगी? हमेशा प्रयास करेगी, उसको बढ़ावा देगी। क्लियर? उसके बाद भाग 18 में क्या रहेगा आपका? भाग 18 में रहेगा आपका आपातकालीन उपबंधों का वर्णन। दोस्तों देखो, अभी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सर जी क्या बोले जा रहे हैं। मैं आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल टेक्निक के माध्यम से मैं सर याद कराऊंगा। सारे भाग आपका वीके भी याद हो जाएंगे हैंड टू हैंड, बट आप लोग बस कंटिन्यू करते रहें। आपातकालीन उपबंधों का वर्णन। देखो, जब आपको पता है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, समझ गए, राज्य आपातकाल, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकाल आपके यहाँ पर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी लगती है, जब आपातकाल लगता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है, या जब भारत पर कोई आक्रमण कर दे या कोई से भी आपातकाल लग जाए, कोई सी जब भी इमरजेंसी लग जाए, तो उन हालात में किस किस तरह से भारत सरकार या भारत में शासन चलता है, वो कौन से भाग में रहेगा? भाग 18 में रहेगा। ठीक है। उसके बाद भाग 20 में क्या बोल रखा है आपका? सॉरी, भाग 19 में आपका ज़्यादा खास नहीं है, विविध पॉइंट्स है इसमें बहुत सारे मिसलेनियस। ठीक है, छोड़ देते हैं। उसके बाद भाग 20 ज़्यादा खास भी नहीं है 19 वाला। भाग 20 में क्या बोल रखा है आपका? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि इतने संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, वो जोड़ा गया, सब चीज़ें, तो उन सब का वर्णन कि अगर भारत के संविधान में बदलाव होगा, संशोधन बोले तो अमेंडमेंट बोले तो बदलाव। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट होता है, जो संशोधन होगा, तो किस तरीके से होगा, उन सभी का वर्णन कौन से भाग में दे रखा है? भाग 20 में दे रखा है। और यहाँ से अनुच्छेद बहुत पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, ये भी बहुत बार पूछ रखा है। अनुच्छेद 368। और भाग कौन सा रहेगा आपका? भाग 20 रहेगा। ठीक है। उसके बाद भाग 21 में क्या रहेगा आपका? अस्थायी संक्रमणशील तथा विशेषाधिकार का वर्णन। मतलब क्या है? देखो, आप उसको थोड़ा सा अनुच्छेद देखने पड़ेंगे। अनुच्छेद, इस भाग का वर्णन कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक रहेगा? 369 से 392 तक इसका वर्णन रहेगा। अब ये सारे अस्थायी संक्रमणशील विशेषाधिकार मतलब क्या है आपका? देखो, इस भाग 21 में, ये भाग 21 अब तक तो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आपका जब से आपका जम्मू एंड कश्मीर की धारा 370 जो हटाई गई है, समझ के ना, यानी कि जो वह अनुच्छेद जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे, वह अनुच्छेद हटा दिए गए, तब से ये भाग इम्पोर्टेंट बन गया आपका। अदरवाइज इससे पहले ज़्यादा खास नहीं था। क्यों? देखो, जो अनुच्छेद 370 था, यानी कि 370 जो होती है आपकी धारा, अनुच्छेद 370, वो कौन से में थी? उसको हटा क्यों पाए? उसको ये लोग हटा क्यों पाए? मोदी इसको हटा क्यों पाया? वो इसलिए हटा पाया, मोदी इसको हटा क्यों पाया? क्योंकि वो क्या थी? टेम्परेरी थी। ऐसा किसे बोलते हैं हम लोग? टेम्परेरी को। ऐसे ही जो अनुच्छेद 369 से 369 से 392 तक जितने भी अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं, वो सब के सब टेम्परेरी हैं। उनको जब चाहे ये लोग, यानी कि हमारी संसद है, वो कभी भी हटा सकती है, समझ गए, चूँकि वो टेम्परेरी थी। ऐसे ही आपका जो अनुच्छेद 370 था, धारा जो 370 थी, इसको टेम्परेरी बेस पर ही बनाया गया था, लेकिन इन लोगों को बस राजनीतिक चक्कर में क्या किया? राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उसको परमानेंट इन्होंने बना दिया था, जिसको बाद में मोदी के द्वारा हटा दिया गया। तो ये जितने भी आपके टेम्परेरी चीज़ें हैं, जो भी अस्थायी तौर पर शामिल हैं भारतीय संविधान में, वो सब भाग 21 में रहेगी। ठीक है। और अनुच्छेद 369 से 392 तक का वर्णन भाग 21 में रहेगा। उसके बाद भाग 22 क्या बोलता है आपका? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं निरसन आदि। ये भाग 22 का मतलब क्या है? देखो, अगर पूछे कि भारत के संविधान का नाम, जो संविधान है हमारा, उस संविधान का नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, वगैरह वगैरह, तो जो हमारा संविधान है, उस संविधान का नाम है भारत का संविधान। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का नाम भारत का संविधान है, इसका वर्णन संविधान के कौन से भाग में रहेगा? तो आप कौन सा कहते हैं ना जी? भाग 22 में रहेगा, समझ गए ना। भाग 22 के आर्टिकल 393 में ही क्या बोल रखा है?
3 3 में बोल रखा है कि संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन अगर ये भी पूछ ले कि संविधान का शीर्षक क्या है, संविधान का शीर्षक यानी कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको क्या आता है ना, ये भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये थे आपके 22 भाग। अब आप बोलोगे सर जी आपने तो बताया कि भाग जो हैं वो कितने हैं, 25 हैं, फिर तो 22 ही रह गए, फिर तो 22 ही रह गए। तो देखो आपको समझना पड़ेगा कि जो वर्तमान में जो भागों की संख्या है वो तो आपकी कितनी है, वो तो आपकी है तो 25, फिर आप तो यहाँ से 22 से समझाया, फिर ये कहाँ से आया, तो देखो 22 तो हो गए आपके ये, 22 में से 7वां क्या हुआ, 7वां हो गया आपका निरस्त, तो 22 में से गया कितना बचा, 21 बचे, राइट। अब देखो जो हमारे 4 बाद में जोड़े गए भाग, 4 क्या बाद में जोड़ा गया, 9 क्या बाद में जोड़ा गया, 9 क्या बाद में जोड़ा गया, और 14 का क्या वही बाद में जोड़ा गया। तो अब इसमें चार कितने जोड़े, 4 और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, 4 और 1 5, और ये कितने हो गए 25। तो अभी क्या हुआ, किस तरह से होते हैं 25, इस तरह से होते हैं 25 भाई। ठीक है, टोटल भाग कितने थे, 22 थे, 22 में से एक 7वां निरस्त हुआ तो कितने बचे, 21 बचे, और 4 बाद में जोड़े गए तो कितने हो गए, अब टोटल 25 हो गए। तो वर्तमान में भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा हुआ है, कुल 25 भागों में बटा हुआ है। मूलतः कितने भागों में बटा हुआ था, मूलतः मतलब जो लिखा गया था 26 जनवरी 1950 का जो संविधान था उसमें कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद को आप लोग एक बार देखो, अनुच्छेद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मैं कोई ऐसी ट्रिक दूँ, टेक्निक दूँ कि आपको यहाँ पर ऐसे याद हो जाए। ट्रिक टेक्निक आपको यूट्यूब पर दुनिया भर की मिल जाएंगी, लेकिन मैं तो हमेशा ये मानना है कभी भी ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो ट्रिक याद करते करते मर जाओगे। तो इसलिए आपको फोकस याद रखना है कि चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग रिविजन करते रहें, रिविजन करते करते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और रही बात अनुच्छेदों की, तो देखो अनुच्छेदों को याद कराने की प्रॉमिस मेरी है आपको, अनुच्छेदों को याद आपको मैं कराऊंगा, बस आप मेरा साथ इस तरह से देते रहें, इस तरह से आप लोग अपना सहयोग करते रहें, इस तरह से आप लोग सब्सक्राइब या इस तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, बस फिर भी आप लोग जो मैंने पहले लिखे हुए हैं आप इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, बाकी जब मैं आपको इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक अनुच्छेद याद कराऊंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास रहेंगे। तो ये आपको अनुच्छेद खुद से पढ़ लेने हैं एक बार, क्योंकि ये तो आपको थोड़ा सा खुद से ही थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपके सामने जब आएंगे तो आपको मैं रिकॉल कराऊंगा, देखो इसका वर्णन संविधान के उस वाले भाग में था। हो गया इतना, तो डिटेल आपको मैंने बता दी है कि ये कैसे कैसे हमारे भाग 22 थे, कैसे 25 बने, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपका कि इनको याद रखने की टेक्निक, कि इनको आप याद किससे रखोगे। ठीक है, देखो टेक्निक है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको भाग की संख्या और भाग के नाम से ही कनेक्ट करते हुए हमें चीज़ों को याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्निक। थोड़ा सा आपको मजा क्या लगेगा, लेकिन आपने अगर इसी चीज़ को इसी तरह से 2 से 3 बार दोहरा लिया तो आई प्रॉमिस, मुझे आप पूरा विश्वास है कि आप इसको जल्दी से नहीं भूलोगे। फिर इसको अगर आप लोग 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इसको फिर दोबारा से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निक कैसे याद रखेंगे। देखो आपका संविधान का भाग 1 हो या अनुच्छेद 1 हो या आपकी अनुसूची 1 हो, उन सभी में किसी का वर्णन मिलेगा, आपका संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलेगा। यानी कि भारत कैसे बना और भारत में राज्य हैं तो कोई राज्य कैसे बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता। तो पहले का तो झंझट ही खत्म, क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी कि भाग पूछे तब भी आपको यही आंसर देना है कि भाग 1 में किसी का वर्णन रहेगा ये, अनुच्छेद पूछे तब भी आपको आंसर यही देना है, और अनुसूची पूछे तब भी आपको आंसर यही देना है। अब बात करते हैं उसके बाद 2 की। देखो कोई देश है या कोई स्टेट है आपका, कोई देश स्टेट कब कहलाएगा, जब उसमें लोग रहेंगे, लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। तो देश के बाद किसी नंबर आती है आपकी नागरिकों की, किसकी आती है, नागरिकों की। क्लियर, तो यहाँ पर भाग 2 में किसका वर्णन हो गया, आपका नागरिकता का वर्णन हो गया, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन हो गया। ठीक है जी, रही बात इनके आर्टिकल की, तो अनुच्छेद 5 से 11 मैं तसल्ली से बताऊंगा आपको, 5 से 11, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, और फिर मैं तसल्ली से बताऊंगा आपको, तब मैं आपको अच्छे से याद कराऊंगा। फिलहाल आपको मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर, ये जो अनुच्छेद है आपके वो इसलिए लिख दिए मैंने ताकि आप अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाए तो आपको थोड़ा सा बस इसमें एक ही क्लास में एक ही स्क्रीन शॉट में आपको काफ़ी डाटा मिल जाए। भाग 3 में मौलिक अधिकार का बंधन है, कैसे याद रखोगे। देखो भाग कौन सा है, भाग है आपका 3, भाग कौन सा आपका 3, क्या है जी, मौलिक अधिकार।
कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। याद कैसे रखोगे? देखो भाग 3 क्या है जी? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? वो भी अमेरिका से लिए। अगर मैं ऐसे इसका ये डिलीट कर दूँ, देखो 3 किसे बंदे नहीं बन रहे। भाग 3 अधिकार और कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। हाँ जी, भाग 3 मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। क्या इतना इसमें? चलिए, राज्य के नीति निश्चित तत्व यानी कि डीपीएसपी, भाई हमें संविधान ने पावर दे दी और हम लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो स्टेट भी तो हमें कुछ ना कुछ पावर देगा। स्टेट भी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा नहीं करेगा। तो जो स्टेट करेगा हमारे लिए, उन सभी चीज़ों का वजन किसी में रहेगा? भाग 4 में रहेगा। याद कर रखोगे क्या? 2-4 फैसिलिटीज हमें कौन देगा? 2-4 फैसिलिटीज हमें हमारा स्टेट भी देता है। समझिए, जैसे आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस फ्री में आती है, राइट। हमारे यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको विधवा पेंशन या फिर वृद्धावस्था पेंशन फ्री में मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? तो ऐसी चीज़ें। तो फैसिलिटी मतलब 2-4 फैसिलिटी कौन देगा? आपका राज्य देगा ही देगा। उसके बाद 4 क्या में क्या रहेगा आपका? मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखना आपको, मौलिक अधिकार 3 में है और मौलिक कर्तव्य 4 में रहेगा। देखो अधिकार 3 में है कैसे रखो, मैंने बता दिया कि अधिकार का ये भी तो कैसे बन रहा है? ये भी तो आपका 3 की तरह बन रहा है। लेकिन यहाँ आपका क्या रहेगा? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इंग्लिश में, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है यहाँ पे? क्या आ रहा है? क्या है? और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका? क्या आ रहा है? तो कैसे बोलते हो? कर्तव्य। ठीक है जी। इसका ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 51 का क्या रहेगा इसका? तो आपने 4 ये पढ़ लिए शुरुआत के, तो 4 को एक साथ पढ़ लेंगे और बाकी 4 को बाद में पढ़ेंगे। तो देश बन गया, देश में नागरिक होगी, नागरिकों के अधिकार हो गए। उसके बाद जो राज्य होते हैं, राज्य भी कुछ ना कुछ पावर, राज्य कुछ ना कुछ फैसिलिटी देगा, वो बात होगी। और फिर यहाँ पर मौलिक कर्तव्य मतलब क्या होता है? मौलिक कर्तव्य मतलब होता है आपका कि हमारे जो ड्यूटीज़ बनती हैं देश के प्रति या अपने समाज के प्रति कुछ करने की, वो कौन सा में रहेगा आपका? भाग 4 क्या में रहेगा। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपकी कि चलो ये तो हो गया सब चीज़ें ठीक ठाक। अब उसके बाद आपको बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो भाग 5 में क्या रहेगा? केंद्र। आपको पता है सबसे बड़ी गवर्नमेंट कौन सी होती है? केंद्र सरकार होती है आपकी। और केंद्र सरकार के अंडर में जो भी चीज़ें आती हैं वो कौन से में रहेगा? भाग 5 में रहेगा। केंद्र है तो उसके बाद कौन से स्टेट आती है? हमारे राज्य सरकार आती हैं, राइट। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वो सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ के बंधन कौन से में रहेगा? भाग 6 में रहेगा। मैंने आपको बताया कि 7 तो हो चुके आपके निरस्त। कब हुआ? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हुआ। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब आपसे देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से, अगर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आप चंडीगढ़ पुलिस की नौकरी करना चाहोगे या आप करना चाहोगे यूपी पुलिस की नौकरी, या फिर मैं दूसरा ऑप्शन पूछता हूँ कि आप दिल्ली पुलिस की नौकरी करना चाहोगे या यूपी पुलिस की नौकरी करना चाहोगे, राइट। तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या होगा कि जी मैं तो दिल्ली पुलिस की नौकरी करना चाहूँगा। क्यों? दिल्ली पुलिस की नौकरी बढ़िया है, दिल्ली पुलिस की नौकरी बढ़िया है, अच्छी है। तो अब देखो ऐसे कैसे कनेक्ट करना है हमको कि जो अब दिल्ली पुलिस क्या है? दिल्ली क्या है हमारा? दिल्ली हमारा एक यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली क्या है हमारा? यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जितने भी हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 8। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी होती हैं, वहाँ पर रहना सभी को अच्छा लगता है। और उनके जो पावर्स हैं वो स्टेट के मुकाबले ज़्यादा हैं। किधर ना आपका? तो कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपको? 8 आ रहा है। क्या आ रहा है जी? 8। और 8 को मैं क्या कनेक्ट करना है? हमें 8 को कनेक्ट करना है ठाठ से, कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, उन सब के ठाठ ही अलग हैं। ठाठ ये कहते हैं ना, जाट के ठाठ ही अलग हैं भाई, राइट ना। जाटों के ठाठ ही अलग हो, वही वाली बात यहाँ पर कि जी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके तो ठाठ ही अलग हैं। अब ठाठ सबको क्या पकड़ना है? ठाठ सबको पकड़ना है जी 8। ठाठ से क्या पकड़ना है? 8 8 8 ठाठ 8 ठाठ 8 ठाठ, इस तरह से। तो यूनियन टेरिटरीज का वर्णन कौन सा में रहेगा आपका? आपका 8 में रहेगा। क्लियर ना? 8 मतलब ठाठ। और केंद्र शासित प्रदेशों के ठाठ ही अलग होते हैं। दिल्ली पुलिस की बात अलग होती है भाई, चंडीगढ़ पुलिस की बात अलग होती है। दिल्ली पुलिस की वैल्यू ज़्यादा होती है कि नहीं होती, राइट। आप भी हो, मैं कहाँ का रहने वाला? दिल्ली को रहने वाला। तो दिल्ली के रहने वाले से क्या होती है? यार तो दिल्ली में रहना, ये तो तू कहाँ का रहता है? मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूँ। और आपसे हमसे कोई पूछे मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ, तो छोटा छोटा समझ लेते हैं। खैर आगे चलते हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 में क्या रहेगा आपका? पंचायत। अब देखो जो पंचायत होती हैं, अभी देखो अभी हाल ही में हमारे यूपी में कुछ चुनाव हुए। किसी चुनाव हुए? ग्राम प्रधान के चुनाव हुए। उन चुनाव को कहते हैं पंचायती चुनाव कहते हैं, कहते हैं।
अब देखो यहाँ पे भाग कौन सा है, भाग कौन सा रहेगा, भाग आपका रहेगा 9, भाग क्या रहेगा आपका 9। तो भाग 9 में क्या बोल रखा है आपका, भाग 9 में क्या बोल रखा है आपका, भाग 9 में बोला कि जी पंचायती चुनाव का वर्णन। याद कैसे रखोगे, देखो याद रखना बड़ा सिंपल है इसको। 9 को हम लोग ऐसे ना लिख करके हम लोग 9 को लिखेंगे 9 ऐसे NO 9। अब देखो आपको पता है कि जब पंचायत या प्रधान का चुनाव होता है तो उसमें कितनी माथापच्ची होती है, कितना पैसा लगता है, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, यहाँ तक कि इतना लड़ाइयाँ बढ़ जाती है कि एक दूसरे को गोली भी मार देते हैं। अब सिंपल मुझसे वाला बंदा अगर कोई पूछे कि भाई क्या तू पंचायत का चुनाव लड़ेगा, प्रधानी चुनाव लड़ेगा, मगर भाई हमारा तो मन पढ़ाई में ही है, हमें नहीं लड़नी चुनाव की प्रधानी, या हमें नहीं लड़ना प्रधानी का चुनाव, हम तो यहीं खुश हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, नो, ना 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 ना, मैं नहीं पढ़ता, नो मैं नहीं लड़ता चुनाव का प्रधान, वो प्रधानी का चुनाव, मैं नहीं लड़ता प्रधानी का चुनाव, ठीक है जी। तो इसलिए आपको यहाँ से पकड़ना है, नो, नो में क्या है जी, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन, कि प्रधानी का चुनाव बहुत बुरा है भाई, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में, मेरे तो यही चीज़ ठीक है। तो नो आपको तुरंत ध्यान रखना चाहिए, नो मतलब नो मैं नहीं लड़ता भाई, क्या नहीं करता, प्रधानी में तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं नहीं लड़ता प्रधानी का चुनाव, ठीक है जी। तो पंचायत का वर्णन भाग 9 में रहेगा। आगे चलेंगे हम लोग। 9 कै नगर पालिका, सिंपल रहेगा आपका, ध्यान रखना इसमें, ये खास ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था आपका। सहकारी समितियाँ वही आपको बता दें, कोऑपरेटिव, थोड़ा सा इनको आप लोग वैसे याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है आपका 10 में क्या आता है आपका, अनुसूचित जाति तथा जनजाति का वर्णन, यानी कि SC तथा ST क्षेत्रों का वर्णन। भाग कौन सा रहेगा, भाग रहेगा 10। याद कैसे रखोगे, याद रखेंगे, देखो सिंपल तरीका रहेगा आपका, 10 है आपका, 10 को मैं क्या पकड़ लेना है आपको, 10 मतलब 10 इक्वल टू बस, 10 इक्वल टू बस। यानी कि अब देखो पहले क्या होता था हमारे पर, SC एंड ST वाले जो थे बेचारे बहुत, आपको पता है कि SC एंड ST कैटेगरीज में पहले तो बहुत ज़्यादा क्या थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। अब तो खैर जो रेशो है एजुकेशन का बहुत बढ़ चुका है आपका, लेकिन SC ST देखो हमें सिर्फ क्या करना है, मेरा यहाँ पे पर्पज़ है आपको इन भाग कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन है सिर्फ याद कराना, ठीक है ना, कि हम लोग बस याद रख पाएँ, तो इसीलिए आपको टेक्निक बना के दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो हमने भाग 9 में किसी का वर्णन करा था आपका, 9 मतलब 9 मुझे नहीं लड़ना पंचायत का चुनाव, राइट ना। और जब देखो चुनाव आते हैं, जब चुनाव हमारे भारत में आते हैं, चाहे वो प्रधानी के चुनाव हो, चाहे वो आपके विधायक के चुनाव हो, चाहे आपके वो सांसद के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के चुनाव क्यों ना हो, तभी इन नेताओं को किसकी याद आती है, तभी नेताओं को दलितों की याद आती है, तभी नेताओं को गरीब लोगों की याद आती है। अदरवाइज 5 साल कोई पूछता भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है जी, क्या नहीं हो रहा तुम्हारे क्षेत्र में। तो अब देखो 10 मतलब बस, जब चुनाव हुआ, जब पंचायत का चुनाव हुआ, हमें पकड़ के कहाँ पे चलना है, जब पंचायत का चुनाव हुआ तो जो हमारे कैंडिडेट थे वो कहाँ पहुँचे, SC ST वाले के पास पहुँचे। अब क्या बोलते हैं, भाई मैं तेरी बिरादरी का हूँ, मेरा ध्यान रखिए, तो मैं तेरी बिरादरी का हूँ, तुम्हारा ध्यान रखिए। तो अब क्या बोलते हैं SC ST वाले, 10 बस 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 बहुत हो चुका, अब हम बिरादरीवाद पे नहीं जाएंगे, अब हम बिरादरी को देख के वोट नहीं देंगे, हम कास्ट को वो देख के वोट नहीं देंगे, अब हम वोट इसको देंगे जो हमारे क्षेत्र का, जो हमारे गांव का, जो हमारे एरिया का, जो हमारे ज़िले का जो विकास करेगा, सब हम वोट उसको देंगे। क्योंकि अब क्या हो चुके हैं लोग, आप पढ़ लिखे हो चुके हैं। तो 10 मतलब बस, 10 बस। अब SC ST वाले क्या बोल रहे हैं कि जितना पागल बनाना था आपने हमारा बना लिया, अब हम पागल बनने वाले नहीं हैं। अब हमें समझ आ चुकी है कि जाति के आधार पर नहीं, हम वोट देंगे इस आधार पर, हम वोट देंगे आपको किसके आधार पर, जो हमारे विकास करेगा, जो सही आदमी होगा। तो 10 मतलब बस, SC ST ने क्या है 10 मतलब बस, अब हम पागल नहीं बनेंगे। क्लियर इतना हो गया होगा आई थिंक याद, 10 मतलब बस SC ST वाले बोल दिया। अब भाग 11 में है केंद्र व राज्य के बीच संबंध, कैसे याद रखोगे, देखो जब भी बात आ जाए संबंधों की, संबंध जब भी संबंध बनते हैं, सगे संबंधी बनते हैं, तो कैसे बनते हैं संबंध आपके, कोई 2 आदमी होंगे तभी तो बनेंगे, नहीं बनेंगे। रिश्तेदारी कब बनती है, रिश्तेदारी में तभी तो बनती है कि जब आप किसी से जाकर के मिलोगे। दोस्त कब बनता है कि जब आप किसी से मिलकर के बात करोगे। दोस्ती किसे बोलते हैं, संबंध किसे बोलते हैं, जहाँ पर एक या एक से अधिक लोग हों उसको क्या बोलते हैं लोग, संबंध बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है 11, अब 1 और 1 मिले क्या होते हैं आपके, 1 और 1 11, वो मत बोलना कि 2 मैं 2 की बात में तो 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन हमें टेक्निक में याद रखना है 1 और 1 11। एक मूवी आई थी आपके कुछ टाइम पहले, एक मूवी आई थी किसकी, गोविंदा की और किसकी थी, उसमें होता संजय दत्त, गोविंदा की और संजय दत्त की एक मूवी आई थी आपकी 1 और 1 11, इसमें वो पागलबंदी से करते फिरते रहे, ठीक है ना। तो 1 और 1 11, यानी कि केंद्र व राज्य के बीच संबंध का जो वर्णन है वो कौन से भाग में क्या रखा है आपका, 11 में कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, केंद्र व राज्य क्या बोल रहे हैं कि भाई तू अलग मैं अलग, लेकिन हमें एक मिल जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा देश बन जाएगा।
और हमारी पावर क्या हो जाएगी, हमारी पावर 11 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी पावर 11 गुनी हो जाएगी। तो एक और एक कितना होता है आपके 11। एक मूवी का नाम याद रख लेना, ठीक है ना। और आपको जब एक और एक 11 आ जाएगा तब समझ में आ जाएगा कि इस संबंधों का वर्णन किया जा रखा है आपका। किसका वर्णन कर रखा है आपका, संबंधों का वर्णन, ठीक है। देखो वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहने को तो हमारे अलग अलग काम करती हैं, लेकिन हमारा अगर ढांचा देखें, जो हमारा संविधान के अनुसार जो ढांचा है, ये सब एक ही माला के पिरे हुए मोती, यानी कि एक ही तरीके से मिलकर काम करते हैं। तो अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी हमारा देश सुपर पावर बनेगा। तो एक और एक 11। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग। भाग 12 में क्या है आपका, वित्त, संपत्ति, वाद एवं संविदा। देखो वित्त मतलब क्या है आपका, संपत्ति, वाद एवं संविदा मतलब क्या रहेगा, इसको हम लोग भाग 12 में कैसे रखेंगे। देखो यहाँ पर आपका एक शब्द आ रहा है आपका 12। क्या आ रहा है जी, 12। 12 का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, आपके गाँव में देहात में एक सुनने को मिलता होगा, तू तो 12 बाँट होगा, क्या होगा, तेरा झगड़ा आना है हो। जहाँ पर वित्त हो गया, यहाँ पर संपत्ति हो गई, आपको पता है कि जहाँ पर संपत्ति ज़्यादा हो गई, जहाँ पर वित्त मतलब क्या होता है, पैसा फाइनेंस ज़्यादा हो गया, वहाँ पर क्या होना है, वहाँ पर वाद विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। होता कि नहीं होता। तो उसको याद कैसे रखोगे, जहाँ पर वाद संपत्ति ज़्यादा हुई वहाँ पर वाद विवाद होगा, और जहाँ वाद विवाद होगा वहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो तो 12 बाँट होना ही होना है। क्या हो जाएगा, तो 12 बाँट हो जाएगा, 12 बाँट हो जाएगा। और 12 बाँट का मतलब होता है आपका गाँव वाली भाषा में तेरा नाश हो जाएगा, तेरा विनाश हो जाएगा आपका। तो 12 बाँट यानी कि 12वें भाग में किसी का बंधन है, तब कौन सा है जी, 12वें भाग में वित्त। 12 का मतलब 12 बाँट हो जाएगा। 12 बाँट मतलब कब हो जाएगा, जब वहाँ पर क्या होगा, वाद विवाद होगा। वाद विवाद क्यों होता है हमारे यहाँ पर हर जगह होता है आपका, कि तूने मेरी जमीन ले ली, तूने मेरा जेवर ले, तूने मेरी खेती ले ली, तूने मेरी एक, तूने मेरे कर दिया। तो हमेशा क्या होता है आपका, वित्त, संपत्ति एवं वाद एवं संविदा। तो इसी पे कहते हैं आपका 12 बाँट। उसके बाद क्या रहेगा आपका भाग 13। भाग 13 में क्या रहेगा आपका, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। आपको पता है कि भारत में दो तरह की सरकार होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, समझिए। और वो कोई भी अगर काम करते हैं व्यापारिक रूप से तो उनको काम करना ही करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से क्या बोल रही है, तेरा मेरा साथ। क्या बोल रही है, तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा व्यापार, तेरा मेरा व्यापार। जब तेरा मेरा व्यापार सही चलेगा तभी क्या होगा, हमारा देश आगे चलेगा। तो तेरा मेरा आपको ध्यान रख लेना है कि केंद्र सरकार से क्या बोल रही है, राज्य सरकार से, कि तेरा मेरा आंतरिक व्यापार, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार का बंधन कौन से भाग में रहेगा, भाग 13 में रहेगा। भाग 14 केंद्र राज्य के बीच अधीन सेवाएं, मैंने बता रखा था आपका, वही यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा, सब बंधन कौन से में रहेगा, भाग 14 में रहेगा, ठीक है। भाग 14 का क्या मैं यही आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं है आपका। भाग 15 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि निर्वाचन आयोग का बंधन भाग कौन सा में रहेगा, भाग 15 में रहेगा। कैसे तरह रखोगे आपको इसमें ध्यान रखना है भाई। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का बंधन है। देखो आपको पता है निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, चुनाव करवाना। हमारे यहाँ पर जो भी राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के या आपके सांसद के, ये सब चुनाव कौन करवाता है, यही निर्वाचन आयोग करवाता है आपका, चुनाव आयोग करवाता है आपका, ठीक है। अब देखो जो भी आपके चुनाव होते हैं वो चुनाव कितने साल के लिए होते हैं आपको पता है कि हमारे यहाँ चुनाव कितने साल के होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव 5 साल में कितनी बार होते हैं, एक बार होते हैं। 5 साल में एक बार होते हैं। जब भी इनका कोई इकट्ठा लिख दो क्या बन जाएगा आपका, भाग 15। हमारे यहाँ पर चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। और चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। चुनाव कौन करवाता है आपका, निर्वाचन आयोग। तो भाग 15 किसी को हो गया आपका, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, तो चुनाव कौन करवाएगा, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग कौन से भाग में हो गया आपका, भाग 15 में हो गया। क्लियर इतना इसमें आपको। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। मैंने आपको बता दिया था आपका कि वही चीज़ें कि जो हमारे ST है, ST SC ST और OBC जो हमारे विधानसभा में, समझिए विधानसभा में या लोकसभा में जो उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, वही आपका भाग 16 में रहेगा। क्लियर इतना। भाग 17 में क्या होता है आपका, राजभाषा का बंधन। राजभाषा मतलब क्या होती है, जो हमारी भाषा, जो हमारे यहाँ पर आधिकारिक भाषा का दर्जा दे रखा है। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं बता दूंगा आगे भी। अभी भाग 17 में राजभाषा का बंधन रहेगा, तो इसको याद से रखोगे। देखो भाग 17, आप पंजाबी में 17 को क्या बोलोगे, 17। भाग 17 को पंजाबी में क्या बोलते हैं, 17 बोलते हैं। या फिर आप देखो, जब भी आपके घर में आप भाई बहन होंगे, तो भाई बहन जब भी आपस में लड़ते हैं तो बहन क्या बोलती है, भाई तेरी बात नहीं मुझे बहुत सता रही, तूने मुझे बात बोली, तेरी बात मुझे बहुत सता रही है, तेरी बात मुझे बहुत सता रही है, राइट। या फिर 2 जोड़े होते हैं, जोड़े, अरे वही
तो जोड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं फ़ोन पे, भाई तेरी भाषा आज बहुत सता रही है, तेरी भाषा ना, तेरी लैंग्वेज ने, तेरी आज भाषा बहुत सता रही है, ऐसे ना बोल लगा, ऐसे ना बोल लगा। सुना होगा ना आपने, बहुत सी बात सुना होगा आपने कि तेरी भाषा, तेरी लैंग्वेज बहुत सता रही है। वो सतारी सबको पकड़ लेना है, क्या सतारी मतलब सतारा। अब क्या सता रही है, भाषा। आपको समझ में क्या जाना चाहिए, राजभाषा। तो राजभाषा का बंधन कौन सा में रहेगा, भाग 17 में रहेगा, सतारा, सतारी, सतारा, सतारी, ठीक है। उसके बाद भाग का 18 रहेगा। 18 में क्या रहेगा आपका, आपातकालीन उपबंधों का वर्णन, कि आपातकाल स्थिति में भारत में किसी तरह से पूरी शासन व्यवस्था चलेगी। कौन से भाग में रहेगा, भाग 18 में। देखो सिंपल याद रखने का तरीका रहेगा आपका, भाग क्या है 18। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर लड़कियों की शादी करने की आयु है, न्यूनतम आयु कितनी है, 18 साल है, लड़कों की 21 साल है। अगर कोई माँ बाप या कोई अगर अड़ोसी पड़ोसी आपका अगर अपनी लड़की की शादी 18 साल से पहले कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से पहले वो कर रहा है तो उसके ऊपर क्या सकती है, 18 साल से पहले करने पर, किसी लड़की की शादी 18 साल से पहले करने पर अगर उसके माता पिता के खिलाफ कोई अगर कहीं पे केस कर दे तो उसके खिलाफ क्या सकती है, आपातकालीन स्थिति बन सकती है। क्या बन सकती है, आपातकालीन स्थिति बन सकती है। लड़की की शादी 18 साल से पहले करने पर अगर उसके माँ बाप के खिलाफ कोई क्या कर दे, केस कर दे, तो उसके घर पे क्या बन सकती है, आपातकाल की स्थिति बन सकती है। सिंपल याद रखना, 18 से कम लड़की, उस पर कोई भी केस कर सकता है, उस पर आपातकाल की स्थिति आ सकती है। क्लियर इतना हो गया। 19 में भी रहेगा, ज़्यादा खास नहीं है। 20 में क्या रहेगा आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। ये आपको थोड़ा इसमें ध्यान रख लेना है। 1 मिनट भाई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे कौन से में रहेगी, भाग 20 में रहेगी। दोस्तों इसका जो अनुच्छेद रहता है वो अनुच्छेद बहुत पूछता है एग्जाम में आपसे कि कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। और भाग कौन सा रहेगा, भाग 21 ऐसा ही संगमशील, और 22 में हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको याद करा दिया जो महत्वपूर्ण आपके जो भाग थे और कौन से भाग में किसी का बंधन रहेगा, सारी चीज़ें। अब मेरी इस बताई हुई टेक्निक को आप एक बार थोड़ा सा इसी वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार देखेंगे, और 2 बार देखने के बाद इसी तरह से इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल इसी भाषा में, सिंपल इसी तरीके से। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको भाग भी याद होंगे 100%, और आपके सब चीज़ें याद होती चलेंगी। अब देखो याद करने का सिंपल तरीका क्या रहेगा, देखो भाग 9 में क्या बोलता है आपका, भाग 9 में बोलता है आपका कि सब भाग 9 में क्या बोला है, नो मुझे नहीं, नो मुझे नहीं लड़ना चुनाव, क्या नहीं चुनाव लड़ना, मुझे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना, बहुत लट मारी हो, मुझे नहीं लड़ना भाई, उसमें तो मार भी दें लोगों को। भाग 11 में क्या है, भाग 11 में रहेगा आपका केंद्र व राज्य के बीच संबंध, 1 और 1 11। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार एक करके मिल जाए तो क्या हो जाएगी, उसकी पावर 2 गुना नहीं 11 गुना हो जाएगी, समझ गया। अब पूछेगा निर्वाचन आयोग कौन से भाग में रहेगा, भाग 15 में रहेगा। भाग 15 मतलब चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, तो 5 और 1 कितना हो गया आपका 15, तो भाग 15 में हो गया ये। 17 में क्या है आपका, तेरी भाषा बहुत सता रही है, तेरी भाषा बहुत सता रही है, तो सतारी मतलब क्या सता रही है, तेरी भाषा, यानी कि राजभाषा कौन से में रहेगा आपका, भाग 17 में रहेगा। भाग 12 अगर इसी तरह से तुम्हारे अंदर वित्त को लेकर के, संपत्ति को लेकर वाद विवाद रहा, वित्त को लेकर संपत्ति को वाद विवाद रहा, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर तो 12 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके पूछेगा भाग 3 में किसी का बंधन रहेगा आपका, तो मौलिक अधिकार का ए भी ऐसे बनता है, भाग 3 ए भी ऐसे बनता है। कहाँ से लिया हमने ये, अमेरिका से लिया। क्लियर इतना। तो आपको इस तरह से चीज़ें वीडियो को 2 बार कम से कम देखनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 100% याद हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।